एक चरण में संपन्न, जिनका निर्वाचन संपन्न हो रहा है, ऐसे जिले हैं 11। एक चरण में ही इनका चुनाव संपन्न हो जाएगा और 2 चरणों में जा रहे हैं बचे हुए जिले 38। 3 जिले ऐसे हैं जहां पर हम चुनाव नहीं करा रहे हैं क्योंकि उन जिलों में जो अर्बन बॉडीज हैं उनका समय अभी पूरा नहीं हुआ। जी, वो 3 जिले हैं अलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी। यहाँ के नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इन 3 जिलों में अर्बन बॉडीज के कोई चुनाव नहीं हो रहा है। मतदाता सूची के अनुसार अर्बन बॉडी में प्रदेश में 1,53,23,738 मतदाता हैं, रफली 1.53 करोड़ मानिए, 53 लाख। और महिला मतदाता 74.5 लाख, 74.5 लाख। अन्य मतदाता 1096। प्रदेश में निर्वाचन के लिए कुल 19,977 मतदान केंद्र हैं, 19977। औसत मतदाताओं की संख्या प्रति मतदान केंद्र 767, 767 है। नगर पालिक निगम के महापौर तथा सभी नगरीय निकायों के पार्षद पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 3 में प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निम्नानुसार निक्षेप राशि जमा करनी पड़ेगी। नगर पालिक निगम के महापौर के लिए 20,000, नगर पालिक निगम के पार्षद के लिए 5,000, नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए 3,000 और नगर परिषद के पार्षद के लिए 1,000। SC, ST, OBC और महिला अभ्यर्थियों के लिए ये राशि आधी होगी। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना अनिवार्य है। इस शपथ पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों एवं शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। किसी पे कोई अपराध तो दर्ज नहीं है, कुल कितनी संपत्ति प्रॉपर्टी उनके पास है, कोई लोन इत्यादि तो नहीं है, और क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये शपथ पत्र में शामिल होना चाहिए। और इस शपथ पत्र को सार्वजनिक रूप से रिटर्निंग ऑफिसर प्रदर्शित करेगा ताकि सारे लोग इसे देख सकें और वोटर भी इसे देख करके और तब निर्णय कर सके। नगरीय निकायों के निर्वाचन में नोटा नन ऑफ द अबव का विकल्प भी मतदाताओं को उपलब्ध होगा। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान केंद्रों पर लगभग 87,937 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। 87,937 जी कर्मचारी लगेंगे इस पूरे चुनाव में। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी होंगे। 1200 से अधिक वोटर्स का अगर कोई मतदान केंद्र है तो वहां पर एक अतिरिक्त मतदान कर्मी दिया जाएगा। निर्वाचन नगरपालिक निगम के महापौर पद के लिए निर्वाचन व्यय सीमा, जिस नगरपालिक निगम में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है वहां पर 35 लाख 35 लाख, और 10 लाख से कम जनसंख्या है तो 15 लाख। ये अधिकतम सीमा है। ऐसा नहीं है कि इतना खर्चा करना ही है, ज़ीरो खर्च करके भी लड़ सकते हैं, बट इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते। पहली बार हम लोगों ने पार्षद पद के लिए भी व्यय की सीमा निर्धारित की है, ये पहले नहीं थी। नगरपालिक निगम जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या है वहाँ
8,75,000 रुपये की सीमा होगी पार्षद पद के लिए, और जहाँ 10 लाख से कम पॉपुलेशन है वहाँ 3,75,000 रुपये। नगर पालिका परिषद जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है वहाँ 2.5 लाख रुपये, 50,000 से 1 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो 1.5 लाख रुपये, और 50,000 से कम पॉपुलेशन अगर है तो 1 लाख रुपये व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। नगर परिषद के लिए ये अधिकतम सीमा 75,000। अभ्यर्थियों को अपना निर्वाचन व्यय लेखा संधारण करना है और मतगणना दिवस के 30 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना है। जो ऐसा नहीं करेंगे वो अगले चुनाव के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं, उनको अगला चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव ईवीएम से होंगे, जैसा हम पहले से बता चुके हैं। उसका ईवीएम्स का फर्स्ट लेवल चेक जनप्रतिनिधियों के सामने किया जा चुका है, और ये कार्यवाही इलेक्शन के दौरान भी क्लीनिंग करके ईवीएम रखना, उसका प्रदर्शन करना, ये कार्यवाही होती है, ये चलती रहेगी। निर्वाचन में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग निम्नानुसार होगा। नगरपालिक निगम के महापौर के लिए सफ़ेद, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए गुलाबी, नगरपालिका परिषद के पार्षद के लिए पीला, और नगर परिषद के पार्षद के लिए नीला। इस तरह सफ़ेद, गुलाबी, पीला और नीला। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए मतदाता को आयोग द्वारा विहित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना होगा। मतगणना आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। हमारे पास कुल 55,000 ईवीएम उपलब्ध हैं। निर्वाचन के लिए इनमें से 30,761 ईवीएम का इस्तेमाल हम करेंगे। विभिन्न चरणों में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम की संख्या रिजर्व सहित इस प्रकार है। प्रथम चरण में 18,689 18,689। द्वितीय चरण में 12,072 12,072। नगरपालिक निगम हेतु महापौर एवं पार्षद पदों के निर्वाचन हेतु नोटा सहित 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर एक कंट्रोल यूनिट एवं 2 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। 2 बैलेट यूनिट इसलिए कि एक वोट पार्षद के लिए, एक महापौर के लिए। किसी भी पद पर 15 से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में पार्षद पद के निर्वाचन हेतु नोटा सहित 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर एक कंट्रोल यूनिट तथा एक बैलेट यूनिट का उपयोग होगा। 15 से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। नगरपालिक निगम इंदौर एवं भोपाल, ये 2 हमारे सबसे बड़े नगर निगम हैं। इनके प्रत्येक वार्ड के लिए 5 ईवीएम हम रिजर्व में रखेंगे, हर वार्ड के लिए 5। और नगरपालिक निगम जबलपुर और ग्वालियर के लिए हर वार्ड के लिए 3 ईवीएम रिजर्व रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त शेष नगरपालिक निगम एवं नगरपालिका परिषद में प्रत्येक वार्ड के लिए 2 ईवीएम एवं नगर परिषद के लिए प्रत्येक वार्ड के लिए 1 ईवीएम रिजर्व रखी जाएगी। आयोग द्वारा प्रयुक्त ईवीएम में मतदान का डेटा सुरक्षित रखने के लिए डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, जिसे डीएमएम कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो वो मॉड्यूल डिटैच करके अपने पास रख लेने से वो डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। निर्वाचन प्रतीक एवं आरक्षण आदेश जो 1968 का है, उसके अनुक्रम में जो भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल हैं, उनके लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीक आवंटित किए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिक निगम के महापौर पद हेतु 37 एवं नगरपालिक निगम नगरपालिका परिषद नगर परिषद के पार्षद हेतु 31 मुक्त निर्वाचन प्रतीक अधिसूचित किए गए हैं। इनका प्रकाशन भी राजपत्र में 30 मई 2022 को कर दिया गया है। ऑनलाइन नॉमिनेशन अर्बन बॉडीज में किया जा सकता है, लेकिन जो लोग ऑनलाइन नॉमिनेशन भरते हैं उन्हें भी उसकी हार्ड कॉपी लेके रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होना होगा। मतदाता सूची में दर्ज नाम की जानकारी आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in जैसा मैंने पंचायत के समय भी बताया था पर या चुनाव मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सुरक्षा प्रबंध के लिए हमने विस्तृत चर्चा ACS होम से और DG से कर ली है और आज फिर हम आपसे चर्चा के बाद कलेक्टर और SPs इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके स्पेसिफिक मैक्रो और माइक्रो लेवल पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करेंगे, जिसमें संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा। निर्वाचन के लिए सभी जिलों में अतिरिक्त रूप से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां कर दी गई हैं। जैसा हमने पंचायत में भी बताया था कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम, इनके प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इनमें सज़ा का भी प्रावधान है। जो शपथ पत्र हमने मांगा है कैंडिडेट से, उसमें अगर किसी ने झूठा शपथ पत्र दिया तो उसमें दंड का प्रावधान है, जिसमें 6 माह की सज़ा और 25,000 रुपये तक का दंड उन्हें मिल सकता है अगर झूठा शपथ पत्र कोई देता है तो। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल रूम हमारे मुख्यालय में है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0755 255 1076 है। 0755 255 1076। जिलों में भी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं जिला स्तरीय शिकायतों के लिए। सभी जिलों में हम निर्वाचन की मॉनिटरिंग के लिए प्रेक्षक नियुक्त कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम इस बीच में लिए जाएंगे और EVM की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। ये कार्यवाही ऑलरेडी चल रही है। अभी तारीखों की घोषणा होते ही अर्बन एरियाज में भी आदर्श आचरण संहिता लग जाएगी और रिजल्ट तक ये लागू रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा नगरीय निकायों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे। राजनीतिक दलों पर भी ये प्रावधान समान रूप से लागू होंगे। निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार हेतु सभा, रैली, जुलूस आदि के आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी जरूरी होगी और मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। जो पंचायतों की डेट्स हमने बताई थी उसमें 30 तारीख से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा रहे थे। जो 6 तारीख तक ये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने थे पंचायतों के लिए, 7 को समीक्षा होनी थी, 10 को अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख थी और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन करना ये 10 जून को किया जाने वाला था पंचायत में और उसके बाद 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को 3 राउंड के चुनाव होने थे।
अब अर्बन बॉडीज़ के चुनाव में 11 तारीख को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना 11 जून, यानी जब वहाँ नाम निर्देशन लेने की कार्रवाई और सिंबल इम्बल अलॉटमेंट सब खत्म हो जाएगा, 10 तारीख से लेकर के जो पहला चुनाव 25 तारीख है, इस बीच में बाकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो रिलेटिवली खाली रहेगा। तो उस बीच में वो ये नाम निर्देशन पत्र ले ले, ताकि जो अर्बन बॉडी के चुनाव हैं वो लंबे न खींचें। बहुत लोगों का अनुमान ये था कि जब पंचायत का चुनाव ख़त्म हो जाएगा तब अर्बन के अभ्यर्थिता नाम निर्देशन लेना शुरू होगा, लेकिन ऐसा करके बहुत डिले हो रहा था। तो हम लोग बहुत देर से इसी उहापोह उधेड़-बुन में लगे थे कैसे करें, तो फाइनली ये रास्ता निकाला। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन 11 जून को, मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 11 जून को, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जून, वहाँ पे 25 जून को है पहला चुनाव। नाम 18 जून को नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख है, और नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा यानी जांच ये 20 जून को। दोनों पेजेस के लिए? हाँ, दोनों एक साथ। पंचायत में भी एक साथ ही लिया है। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 22 जून। इसके बाद प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई, यानी 25 जून को पहला राउंड होगा पंचायत का, 1 जुलाई को दूसरा राउंड होगा पंचायत का। और इन इलाकों में जहां पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, उन एरियाज के अर्बन बॉडी के चुनाव हम 6 तारीख को लेंगे। और ये अधिकांश ऐसी जगह हैं जहां पे 8 को चुनाव नहीं है, अधिकांश एक आध में हो तो हो। 6 जुलाई और दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 17 जुलाई फर्स्ट फेज की, 6 जुलाई को वोटिंग और 17 जुलाई को मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण की, और द्वितीय चरण की 13 जुलाई को वोटिंग और 18 जुलाई को मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा। फिर से बता देता हूँ, कोई समय की कमी नहीं है। हम शुरू से बता देते हैं। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना 11 जून। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन 11 जून। मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 11 जून। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जून। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा यानी जांच 20 जून। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 22 जून। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई। द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई। प्रथम चरण की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 17 जुलाई और द्वितीय चरण की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 18 जुलाई। इस तरीके से पंचायतों के समस्त रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन 15 जुलाई को और अर्बन बॉडीज के समस्त रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन 18 जुलाई को हो जाएगा। 1.5 महीने के अंदर पंचायतों के भी और नगरीय निकायों के भी चुनाव समाप्त हो जाएंगे
आचरण संहिता 18 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। थैंक यू। धन्यवाद। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे शेड्यूल के बारे में जानकारी दी है। बताया है कि किस तरह से नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, किन किन तारीखों पर ये चुनाव होने हैं। तो 25 जून को पहले राउंड का चुनाव होना है, 1 जुलाई को दूसरे राउंड का चुनाव होना है। 2 चरणों में ये चुनाव संपन्न होने हैं। 17 जुलाई को पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान होगा, माफ कीजिएगा, मतगणना होगी। दूसरे चरण के चुनाव की मतगणना 18 जुलाई को होगी। तो 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। 133 निकायों के लिए पहले चरण में चुनाव संपन्न होंगे, जबकि 214 निकायों के लिए दूसरे चरण में मतदान संपन्न होंगे। 18 जुलाई को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, जो इंतज़ार है वो समाप्त हो जाएगा। 19,977 केंद्र बनाए गए हैं। तो निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लंबा इंतज़ार था इस बात को लेकर और आखिरकार वो इंतज़ार अब समाप्त हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी है। पत्रकारों के सवालों के जवाब भी वो दे रहे हैं। भोपाल से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 13,148 कर्मचारी मतदान केंद्र पर तैनात होंगे। 5 नगर पालिका निगम में भी चुनाव होने हैं। दूसरे चरण में 40 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। 169 नगर परिषद में भी चुनाव होंगे। 214 नगरीय निकाय में 6,829 कुल मतदान केंद्र होंगे। 87,937 कर्मचारी मतदान केंद्र पर तैनात होंगे। तो 87,937 कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। किस तरह से निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की है, क्या पूरा शेड्यूल है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। 1.5 महीने का ये समर होगा। इस 1.5 महीने में ये तय हो जाएगा नगरीय निकायों में और शहर सरकार में किसकी सरकार बनेगी, कौन काबिज होगा। तो प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के भी चुनाव होंगे। बदलाव हुए हैं। ST/SC OBC आरक्षण को लेकर भी जिस तरह से पार्टियों ने अपने अपनी तरफ से दांव खेले हैं, उसके बाद अब ये देखना होगा कि किस तरह से आगे की जो रणनीति है वो तय होती है। किन चेहरों पर पार्टी अपने दावेदारों को मैदान में किन चेहरों के जरिए उतारती है, कैसे वो इस चुनावी रण में उतरती है, क्या उनकी तैयारी होगी, कौन से वो मुद्दे होंगे, किस तरह से विपक्ष को घेरा जाएगा, विपक्ष कैसे सत्ता पक्ष को घेरेगा, किस तरह से प्रचार प्रसार होगा, कौन से वो चेहरे होंगे जो चुनाव प्रचार में उतरेंगे, किन नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा, किन पुराने चेहरों को फिर से दोहराया जाएगा, क्या राजनीतिक समीकरण बिठाए जाएंगे, क्या जातिगत समीकरण बिठाए जाएंगे। तमाम ये वो बातें हैं जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन जो इंतज़ार था नगरीय निकाय चुनाव का वो अब समाप्त हो चुका है। पहले चरण के लिए 6 जुलाई को और दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान होगा। तो 6 जुलाई और 13 जुलाई का वो दिन जबकि नगरीय निकाय चुनाव की दोनों चरण संपन्न होंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये दिन है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 17 जुलाई और 18 जुलाई पहले और दूसरे राउंड के लिए जो मतदान होगा उसके लिए जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। तो स्थानीय स्तर पर इन चुनावों का अपना एक विशेष महत्व है और इससे ही आगे की जो रणनीति है, राजनीति है वो तय होती है। विधानसभा के चुनाव भी आने वाले समय में प्रदेश में होने हैं। ऐसे में उसके पहले कोशिश होगी दोनों ही दलों की कि वो अपने आप को मजबूत स्थिति में ला सके
और इन चुनावों के ज़रिए एक तरीके का ये जो एक सेमीफाइनल है 2024 के चुनाव से पहले का, 2023 के चुनाव के पहले का, उसमें अपने आप को मजबूती के साथ मतदाताओं के सामने रख सके, अपनी उपलब्धियों को भुनाया जा सके, इन चुनाव में प्रबल जीत हासिल की जा सके और ऐसे लोगों को मौका दे जो कि भविष्य में संगठन को और मजबूत करे, जनता के बीच पार्टी की जो पैठ है उसको मजबूत कर सके। जाहिर तौर पर पार्षद, महापौर और नगर परिषद के जो चुनाव होंगे उसमें सभी की रुचि होती है, स्थानीय स्तर के ये चुनाव होते हैं और ऐसे में स्थानीय जो समस्याएं होती है वो भी इसमें खासा महत्व रखती है और उसके आश्रय ही मतदाता भी अपने प्रत्याशी को चुनता है। उसी के आश्रय तय होता है कि प्रदेश का विकास कैसे आगे होगा, क्षेत्र का विकास कैसे आगे तय होगा, राजनीति की राह कैसे तय होगी और आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो 2 चरणों में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और इसी को लेकर जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। पहले चरण में 11 नगर पालिका निगम में ये चुनाव होने हैं, 36 नगर पालिका में भी चुनाव होंगे। तो भोपाल की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो राजनीतिक दल अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। पहले और दूसरे चरण के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 जुलाई और 13 जुलाई वो तारीख है जब ये चुनाव संपन्न होने हैं। वही 17 जुलाई और 18 जुलाई वो दिन जबकि परिणामों की घोषणा दोनों ही चरणों के लिए हो जाएगी। 18 जुलाई तक ये संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। हालांकि कुछ बदलाव भी इस बार किए गए हैं। बदलाव खर्चों में किए गए हैं। खर्च कुछ जगहों पर प्रत्याशियों के पहले की जो खर्च की जो सीमा थी उसमें बढ़ाव किया गया है, बढ़त की गई है, इजाफा किया गया है। तो नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और उम्मीदवार, दावेदार भी इसके लिए जाहिर तौर पर अब तैयार हो चुके होंगे। पार्टी की तरफ से, अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो चेहरे हैं, जो दावेदार है, उनकी भी तैयारियां अंदर खाने ज़रूर की गई होगी। किसे कहाँ से मौका देना है, किसका काम कितना अब तक के आका गया है, किसके काम पर पार्टी मुहर लगाती है और आगे के लिए किस तरह की रणनीति तय होती है। जो तमाम तरह की बैठकें अब तक होती रही है वो भी देखना होगा कि उनका जो परिणामों पर कितना असर पड़ता है, मतदाताओं पर कितना असर पड़ता है, संगठन पर क्या असर पड़ता है। और इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग, आखिरकार तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरह से अब इसको हम आगे राजनीतिक तौर पर जोड़कर देखें, किसकी कितनी तैयारियां दिखाई देती है। राजनीतिक संगठन भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब आगे के लिए क्या समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई देते हैं? बिल्कुल गंगा सागर, अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर तो ये साफ तौर पे अगर बात करें तो तारीखों का ऐलान हो गया और ये बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि अब चुनावी माहौल किस तरह से गरमाने वाला है। आज ही जेपी नड्डा जो है वो मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं और इससे हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी तैयारियों में लग गई थी। क्योंकि पंचायत चुनाव का ऐलान पहले ही हो चुका था तो कहीं ना कहीं सियासी माहौल गरमाया हुआ था, दोनों ही पार्टी इलेक्शन मोड में थी। क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल गैप नहीं है, यहाँ तक कि पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के पहले चरण के नगरीय निकाय चुनाव का मतदान हो जाएगा। तो ये बहुत साफ तौर पर बताता है कि दोनों ही चुनाव, लोकल बॉडीज के इस तरह से इलेक्शन शेड्यूल पहली बार आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय निकाय का चुनाव और शहरी क्षेत्र का स्थानीय निकाय का चुनाव वो लगभग पैरेलली चलने वाले हैं। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पंचायत चुनाव में सिंबल पर इलेक्शन नहीं होते हैं, पर नगरीय निकाय चुनाव में सिंबल पर इलेक्शन होते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए इसको ये भी कहा गया कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल या लिटमस टेस्ट माना जा रहा है।
सबसे बड़ी बात अगर इसमें हम देखें तो 6 जुलाई और 13 जुलाई को मतदान होने हैं, यानी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की है कि जो हैवी रेन का पीरियड होता है, अमूमन हम देखते हैं मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो ये 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच का होता है। तो इस पीरियड के पहले ही पूरी तरह से चुनाव संपन्न कराने की तैयारी कर ली गई है, यानी कि मतगणना तक के हैवी रेन की संभावनाएं कम रहेंगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें तो मॉड्यूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जहां पर पंचायत चुनाव के पहले 2 चरण कंप्लीट हो चुके होंगे, वहां पे पहले चरण का नगरीय निकाय चुनाव होगा। जहां पर तीसरे चरण के पंचायत चुनाव कंप्लीट होंगे, उसके बाद वहां पे दूसरे चरण का नगरीय निकाय चुनाव होगा। तो शेड्यूल इस तरीके से किया गया है ताकि पंचायत चुनाव भी अफेक्ट ना हो, जो सरकारी मशीनरी है उसका पूरी तरह से उपयोग किया जा सके, कानून व्यवस्था और तमाम जो चीजें हैं उस हिसाब से उपलब्ध हो सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर सबसे बड़ी बात अगर हम देखते हैं तो नगरीय निकाय चुनाव में 3 जो जिले हैं जिनको लेके बात होती है, झाबुआ, डिंडोरी और मंडला, जहां पे ऑलरेडी लोकल बॉडी इलेक्शन का शेड्यूल दूसरे लोकल बॉडी इलेक्शन के यानी कि रिमेनिंग स्टेट से अलग चलता है, वहां पे नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। नगरीय निकाय में नई बॉडीज के इलेक्शन को भी शेड्यूल में शामिल किया गया है, लगभग 35 के करीब जो है, तो वो भी जो है इस बार इसी शेड्यूल में आ रही हैं, जिसमें से आधी से ज्यादा पहले शेड्यूल में आ रही हैं, क्योंकि वहां पे भी पंचायत चुनाव पहले हो चुके होंगे। तो इस तरह से पूरा प्रारूप तय कर लिया गया है। अगर हम देखें तो 18 जून जो है उसको बता दिया गया है कि वो आखिरी तारीख होगी नामांकन को लेकर अगर बात करें तो दाखिल करने की। तो ये पूरी तरह से प्रोसेस वही है। ईवीएम को लेकर लगातार ये मांग हो रही थी विपक्ष की तरफ से कि मतपत्रों से चुनाव हो, लेकिन पहले ही चुनाव आयोग ये साफ कर चुका था कि ईवीएम से ही होंगे और ईवीएम को लेकर स्पष्ट कर दिया है। इंदौर और भोपाल को लेकर बड़ी बात यह है कि इस बार 5 अलग ईवीएम मशीनें जो हैं वो हर बूथ पर रखी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें इंदौर और भोपाल में ही आती है, सबसे बड़े नगर निगम भी यही हैं। तो सनी तमाम तैयारियों को देखें तो काफी पुख्ता तैयारियों के साथ जो है चुनाव की घोषणा कर दी गई है, तारीखों की घोषणा कर दी गई है, और अब देखें तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में अब आचार संहिता लग चुकी है। सनी बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन जो उम्मीदवार है, जो दावेदार है, उनके जो चेहरे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसके लिए किस तरह से समीकरणों को साधा जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर ये एक तरीके का सेमीफाइनल है और इसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं और जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनकी असली परीक्षा यही से होनी है। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव में आचार संहिता को लेकर इस संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को ये बड़ा ध्यान देना होगा। खासतौर पे अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि उसकी सरकार है, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, तो वो तो नए चेहरों पर दांव खेल सकती है, लेकिन कांग्रेस हो सकता है बड़े चेहरों पे, पुराने चेहरों पे, यहाँ तक कि जो उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है या वर्तमान में विधायक है, इन पर भी दांव खेल सकती है। क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि 2023 का, आपने भी यही सवाल किया कि 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए कांग्रेस भी कोशिश करेगी कि वो बड़े चेहरे को उतारे, खास तौर पे नगर निगम क्षेत्रों में, महापौरों में, क्योंकि हम देखते हैं मध्य प्रदेश में बड़े शहरों में भारतीय जनता पार्टी का आधिपत्य है। कहीं पर भी कांग्रेस का महापौर पिछले चुनाव में नहीं जीता था, सभी जगह बीजेपी जीती थी। तो इस बार जबलपुर जैसे शहर में विनय सक्सेना जैसी शख्सियत को उतारा जा सकता है। राजधानी भोपाल में भी किसी बड़े नाम पर विचार किया जा रहा है। इंदौर में संजय शुक्ला के नाम की ऑलरेडी चर्चा है। तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस को बड़े चेहरों के साथ उतरना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कम चिंता का विषय है, उसके पास में विकल्प ज्यादा है कांग्रेस की तुलना में। सनी बिल्कुल, महापौर का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है, ऐसे में दोनों ही खेमों में किस तरह से इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह से इससे राजनीति को साधा जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर अब सरकार, चूंकि पहले जब 15 महीने की सरकार थी उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, अब लगातार फिर से यहाँ पर सरकार बदली है, शिवराज जी की सरकार है, कैसे इसको समझे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात होगी प्रत्यक्ष तरीके से जहां पर महापौर के चुनाव होने हैं। तो अगर हम इन क्षेत्रों को देखें तो यहाँ पर मतदाताओं की संख्या एक विधानसभा से ज्यादा होती है। जैसे भोपाल शहर की बात करें, यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 विधानसभाएं ऐसी है जो शहरी क्षेत्र में आती हैं। जबलपुर का भी लगभग यही परिदृश्य है। इंदौर की बात करें तो संख्या और बढ़ जाती है। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर भी 3 विधानसभाओं की लगभग स्थिति ऐसी ही है। अन्य क्षेत्रों की भी बात करें तो वहां पर एक विधानसभा कम से कम महापौर वाले क्षेत्र की आती है, चाहे वो खंडवा हो, सतना हो, रीवा हो, सिंगरौली हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विधानसभा के मतदाताओं से ज्यादा कुछ ऐसे महापौर के चुनाव होने हैं, कुछ ऐसे नगर निगमों के चुनाव होने हैं जहां पर महापौर की मतदाताओं की संख्या विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा रहने वाली है। तो ये बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है और वो भी प्रत्यक्ष तरीके से। तो सबसे बड़ा मुकाबला यही देखने को मिलेगा, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सिंगरौली, तमाम नगर निगम क्षेत्रों में। सनी जाहिर तौर पर ये बड़ा चुनाव तो है ही है, लेकिन यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी को लेकर जिस तरह से लगातार प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है और दोनों ही पार्टियां
इस बात को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है, चाहे राज्यसभा की सीटें हो या फिर बयानबाजी हो या फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात हो। इसका कितना व्यापक असर पड़ता हुआ मतदाताओं पर दिखाई देता है? देखिए, बिल्कुल अगर इस बात की बात करें तो पूरी तरह से जो है इसका व्यापक असर दिखाई देगा मतदाताओं पर, क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें तो पंचायत क्षेत्र में हम देखते हैं उतनी जागरूकता चुनाव को लेकर नहीं होती, लेकिन शहरी क्षेत्र में एक अलग माहौल होता है। और कहीं कहीं तो हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से ज्यादा रुचि सक्रिय लोगों की निकाय चुनाव में होती है, क्योंकि उनका व्यक्तिगत छोटे छोटे कामों की बात होती है, सफाई, सड़क, बिजली, पानी। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट कहेंगे हम, वो पार्षद हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, नगर पंचायत अध्यक्ष हो या फिर महापौर हो, उनके लिए ज्यादा रुचि नजर आती है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं रिएक्टिव होगा, इम्पैक्टिवली कहीं ना कहीं हम कहें तो ये बहुत बड़ी दशा तय करेगा 2023 के चुनाव की, ये वाला चुनाव। क्योंकि यहाँ पे दूसरी बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टियों के पास भी मौका होता है प्रेषण करने का और डोर टू डोर कनेक्ट करने का। तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन कितना प्रभाव डाल पाता है। और मतदाताओं की जागरूकता को लेकर बड़े अभियान चलाने की कोशिश राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। तो निश्चित रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि निकाय चुनाव में वोटिंग परसेंट कितना होता है इस दफा। बिल्कुल अनुराग, आप बन रहे हैं हमारे साथ के मिश्रा भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका। और नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल आखिरकार बज चुका है, कांग्रेस कितनी तैयार है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी ने सारी एक्सरसाइज पहले से ही करके रखी थी, क्योंकि हमें मालूम था कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो लीडरशिप को बौना करना चाहती थी, उनकी नियत ही नहीं थी चुनाव कराने की। और जब पहले घोषणा हुई थी, जब सरकार ने तकनीकी विसंगति का रुकवा दिया था, तभी हमारे लीडर ने सारे अपने पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, प्रभारी भेजकर सर्वे के बाद में अपने कैंडिडेट हमने तय कर लिए हैं। तो जैसे ही नॉमिनेशन चालू होगा, भारतीय जनता पार्टी से पहले हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे कैंडिडेट को लेकर भी। लेकिन के मिश्रा जी, यहाँ प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव हो रहा है, इसको लेकर भी आप लोगों की तरफ से आपत्ति रही है। इसके बावजूद अब चुनाव चूंकि अब सामने आ चुका है पूरा शेड्यूल, ऐसे में कितने तैयार है? जमीनी स्तर पर इसका कितना फर्क आप पर पड़ता हुआ दिखाई देता है? देखिए, जमीनी स्तर पर फर्क सरकार के कैरेक्टर से ही मालूम पड़ रहा है कि जब सरकार नगरीय निकायों में अपरोक्ष रूप से महापौर चुनने की बात कर रही है और पंचायत को कह रही है कि डायरेक्ट चुने जाएंगे, तो कहीं भय सता रहा है सरकार को अपनी हार को लेकर। अन्यथा पूरे प्रदेश के लिए अलग अलग मापदंड अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को? चलिए, हमारे साथ राजपाल सिसोदिया भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता है। राजपाल जी, आप कितने तैयार हैं? चूंकि प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का भी चुनाव हो रहा है, कांग्रेस तो कह रही है कि हमारे नेता पहले से ही तैयार हैं, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के नाते सदैव से चुनाव में विश्वास रखती आई है। आज मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने जो स्थानीय निकाय की चुनाव की तारीखें तय की है, हम मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव का अभिनंदन करते हैं, इस निर्णय का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मतदान केंद्र से लगाकर तो प्रदेश स्तर तक अपनी बैठकों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम द्वारा किए हुए कार्यों के माध्यम से और सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, जो जनहितैषी हितग्राही मूलक योजना है, उनके माध्यम से जनता के बीच में जाने का दम रखती है। इसलिए दम रखती है कि हमारे पास कार्यकर्ता है जो त्रिदेव के रूप में मतदान केंद्र पे काम कर रहे हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी की बृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सामने हैं और हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव का जो निर्णय हुआ है निकाय का, उसका अभिनंदन करते हैं, उस निर्णय का स्वागत करते हैं। राजपाल जी, क्या लगता है आपको, जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से लगातार सियासत हमारे प्रदेश में चल रही है, उसका कितना फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देता है? ओबीसी के लिए आपकी तरफ से बार बार ये कोशिश हो रही है कि आप ओबीसी के हितैषी है, जबकि आपका विपक्ष बार बार आपके ऊपर कटाक्ष करता है कि आप लोगों ने ओबीसी का आरक्षण कम कर दिया है, आपने सही तरीके से उनकी लड़ाई नहीं लड़ी है। कांग्रेस ने सबसे से ही ओबीसी वर्ग को एक अपना राजनीतिक वोट बैंक मानते हुए उनका दुरुपयोग करने का काम किया है। कभी भी कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ में खड़े होने का दावा जरूर किया, परंतु कभी भी वो साथ खड़े नहीं दिखे। भारतीय जनता पार्टी के अगर आप निर्णय देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमने ओबीसी वर्ग के हित के लिए कृत संकल्पित थे और हमारे मुख्यमंत्री ने पूरी संवेदनशील
के ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार दिलाने का काम किया, चाहे न्यायालय में हो, चाहे रिजर्वेशन के रूप में नौकरी और शिक्षा में हो, चाहे चुनावी राजनीति में हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव में हो। हमारे पड़ोस में महाराष्ट्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वहां भी होता है कि बिना ओबीसी वर्ग के चुनाव में जाया जाए, और वो बिना ओबीसी वर्ग के चुनाव संपन्न कराते हैं। परंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को साथ से लेकर चुनाव कराने का काम करते हैं। न्यायालय से भी वो निर्णय करा के लाते हैं, और माननीय न्यायालय के मिश्रा जी आपको प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। के मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की कितनी हितैषी है वो तभी मालूम पड़ गया था कि जिनके कंधे पर सवार होकर सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, आदरणीय उमा भारती जी के नेतृत्व में। उमा भारती जी को 5 माह में सड़कों पर ला दिया। उसके बाद बाबूलाल गौर साहब चीफ मिनिस्टर मिले, वो भी ओबीसी के थे, उन्हें भी 10 माह में हटा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का कितना सम्मान करती है, तो इन्हीं के वर्गों से पूछ लिया जाए कि कितनी उपेक्षा जब अपने नेताओं की है इन्होंने, तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या उपेक्षा हो रही होगी, पूरे ओबीसी वर्ग की कितनी हो रही होगी। और मैं तो चुनौती देता हूं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी, इनके कार्यों की समीक्षा कर ली जाए, और शिवराज सिंह की अपने 15 वर्षीय कार्यकाल की एक भी उपलब्धि बता दें जो उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए की हो, सिवाय भाषणबाजी के। उन्होंने ओबीसी का चलिए देखना होगा कि जनता जनार्दन किसे चुनती है, किसे अपना आशीर्वाद देती है, किसे अपना मतदान देती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए के मिश्रा जी, आपका भी, राजपाल सिसोदिया जी आपका भी, और साथ साथ अनुराग मालवीय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। तो इस खबर पर आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल